ड्रग नेटवर्क के चार्ट को भी हमने मैपिंग कर लिया है और पूरे राज्यों में ड्रग आने का रास्ता कौन सा है और उसके नेटवर्क की संभावनाएं क्या है, उसको भी 472 जिलों में हमने मैप कर कर राज्यों को भेज दिया है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज। 2 साल तक भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने 472 जिलों का मैपिंग किया है, सर्वे के आधार पर किया है, सूचनाओं के आधार पर किया है और जो जब्ती की गई, जो केस बने गए, जो सजाएं हुई है और जो इंट्रोगेशंस के रिपोर्ट्स आए, इस सबको संकलित करते मैं इस सदन में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, कितना भी बड़ा अपराधी है 2 साल में स्थिति ऐसी आने वाली है, इसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे। और ये सुनकर अगर किसी को इसमें से वापिस आ जाना है तो अच्छी ही बात है, आ सकते हैं। मान्यवर, एनडीपीएस के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, असम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं, क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब बीएसएफ को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो बीएसएफ वहां क्या करेगी भाई? आप बताइए मुझे, क्या करेगी? मान्यवर, ये ऐसा मसला नहीं है। और बीएसएफ कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, बीएसएफ वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। एसएसबी वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा। और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करें? मान्यवर, इसी तरह से भारतीय तटरक्षक और सारे जो कोस्टल पुलिस स्टेशन बने हैं राज्यों के, उसको भी अधिकार दिया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी हमने अधिकार दिया है। और एनआईए को दुनिया भर में अगर हमारे देश में ड्रग के कारोबार से जुड़ी हुई कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आज एनआईए दुनिया भर के देशों में जाने के लिए इसी संसद ने उसको सशक्त किया है, अधिकार दिया है और एम्पावर किया है। मान्यवर, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने ढेर सारे एक्सपर्ट्स हायर किए हैं। वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण और उस पर से तारण निकालने के लिए ढेर सारी एक्सपर्ट्स की टीम भारत सरकार के गृह विभाग ने हायर की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कई ऐसे सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिससे सॉफ्टवेयर के आधार पर ही इसको पकड़ा जा सके। और अभी अभी जो जिक्र करते थे कि गुजरात की बंदरगाह से 3000 किलो नशा पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वो कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया। और मान्यवर, अभी कुछ सदस्य पढ़ रहे थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सिर्फ एक दृष्टिकोण के बदलाव की विनती करना चाहता हूं। किस राज्य में से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए? उसका मतलब हम ये ना निकाले कि वो राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग है। इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर पकड़ते ही नहीं है तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है तो आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे। मगर क्या ये शुतुरमुर्ग नीति से हम देश को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है। बैठो 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 बैठो। एक मिनट मान्यवर,
मान्यवर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे ड्रग कहां से आ रहा था। ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था। इसके मालिक कौन है, उनको सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं और उसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड कर वहां भी कारोबार करने वालों को पकड़ लिया। और दूसरी बात, अभी मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह इस सदन में जवाब देना पड़ेगा, तो मैं डिटेल लेकर नहीं आया हूं, मगर चालान कर दिया गया है, ऑनलाइन उपलब्ध है, सर्च कर नहीं मिलना है तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी हमने कार्य पद्धति डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सर्कुलरेट कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग की चैनलें, हवाला लेन देन और डार्क नेट, ये तीनों के लिए हैकाथॉन कर हमने ढेर सारे बच्चों के टैलेंट को संग्रहित कर एक बहुत सटीक रणनीति बनाई है, जो सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सारी चैनलों का उपयोग कर कोई मानता है कि एजेंसियों की नजर के बाहर जाएगा तो वो ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे लोग पकड़े गए हैं और आगे भी अभियान। हमने नारकोटिक्स के पकड़ते वक्त और एयरपोर्ट पर और बंदरगाहों पे डॉग स्क्वाड की तंगी थी, तो हमने हमारे ही स्वदेशी डॉग की नस्ल को तैयार कर अब बहुत बड़ी मात्रा में डॉग स्क्वाड बना लिए हैं और हम राज्यों को भी मान्यवर दे रहे हैं। मान्यवर, एनकोड के स्ट्रक्चर से जो प्रभावी समन्वय हो रहा है, इसको नीचे तक ले जाने के लिए हमने ढेर सारी सूचनाएं दी हैं। इसके साथ साथ एकीकृत ड्रग डेटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, सरकारी कानूनों, जो मैपिंग किया गया है इसकी डिटेल्स, मैपिंग को एक्सप्लोर करने के लिए जो नियम बनाए गए, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और न्यायालय के अच्छे प्रोसिक्यूशन के पक्ष में आए हुए आदेशों का एनालिसिस और आर्ग्यूमेंट्स, ये सारा तैयार कर जिला स्तर तक एनकोड के माध्यम से हमने भेज दिया है। मान्यवर, डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी हमने बनाया है। राज्यों और संघ क्षेत्रों के समर्पित एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी राज्यों की सहायता में उपलब्ध है। इसके साथ साथ फार्मा डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है, दोहरे उपयोग वाली दवाइयों के लिए कितना मिनिमम उपयोग हो सकता है, इस पर भी एक अधिकारियों का समिति बनाकर कितनी दवाओं पर बैन कर सकते हैं, जिसके विकल्प उपलब्ध हैं, वो दवाइयों को पूर्णतः बैन कर दिया जाए, इस पर भी काम चालू है। 4 मीटिंग हो गई है, अंतिम मीटिंग मार्च महीने में रखी है। मुझे आशा है कि ढेर सारी दवाइयों को प्रतिबंधित श्रेणी में हम ले जाएंगे, जिससे इसके उपयोग पर रोक लगाई जा सके। मान्यवर, समुद्री रास्ते से तस्करी रोकने के लिए मैं इतना बताता हूं कि एक जमाना था जब सीमाओं से नारकोटिक्स आता था, आज भी आता है, ड्रोन से आता है। जो ओपन सरहदें हैं उत्तर पूर्व की, वहां से भी आता है, परंतु 60 से 70% नारकोटिक्स अब समुद्री रास्ते से और एयरपोर्ट से आता है। इसको पकड़ने के लिए भी हाई लेवल टास्क फोर्स बना दिया गया है और हमने भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनसीबी चारों की संयुक्त साप्ताहिक बैठक कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें कस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी रखते हैं। तो हम एक भी कोना ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जहां से ड्रग की अवैध कारोबार भारत के अंदर प्रवेश हो। मान्यवर, अवैध खेती का जहां तक सवाल है, हमने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पायलट प्रोजेक्ट हमने वहां लिया था, वहां पर लगभग 1000 हेक्टर अवैध नशे की खेती को डिस्ट्रॉय कर उनको वहां पर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन कर रिहेबिलिट करने का प्रयास किया। इसी प्रकार का प्रोग्राम
हमने राजस्थान के लिए भी बनाया है, मध्य प्रदेश के लिए भी बनाया है, सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए भी हमने बनाया है। और ये हमारा जो अध्ययन समूह है गृह मंत्रालय का, इसने बहुत अच्छा रोड मैप राज्यों को बनाकर इस विषय में दिया है। माननीय डार्कनेट और क्रिप्टो पर लगाम लगाने के लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा कि एक अलग अलग प्रकार के हैकाथॉन किए गए, देश के चारों कोनों में किए गए, लगभग 3200 से ज्यादा युवा इसके अंदर हिस्सा लिए, ढेर सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है, इससे एक MOB बनाया गया है। परंतु इसके साथ साथ मैक जो एक सभी एजेंसियों के समन्वय का सेंटर है, सब मैक के रूप में हमने नार्को के लिए एक अलग मैक की व्यवस्था को गठित किया है और इसके अंदर नार्को ट्रैफिकिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी, ड्रग नेटवर्क के इंटरसेप्शन, ट्रेंड्स के निरंतर एनालिसिस, डेटाबेस के अपडेट को एनालिसिस कर नई रणनीति बनाना और कार्य प्रणाली और नोड्स पर ध्यान देते हुए एक बहुत अच्छी रणनीति साप्ताहिक इसका रिव्यू हम करते हैं और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा मान्यवर हुआ है। नार्कोटिक्स का प्रशिक्षण का मॉड्यूल भी बनाया गया है। 5 अलग अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए गए हैं जिसके अंदर नार्कोटिक्स के केस को किस तरह से लड़ा जाए, चालान करने के पहले मिनिमम क्या इसके अंदर चीजें हमें इंक्लूड करनी है, इसके साथ साथ जब जब्ती होती है तब क्या केयर लेनी है जिसका फायदा व्यापार करने वालों को प्रोसिक्यूशन के वक्त न मिल पाए। तीसरा, पुनर्वसन के लिए भी एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है। चौथा मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस का, सारे डेटा के एनालिसिस का बना है। और 5वां मॉड्यूल समन्वय के लिए, अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो ऑनलाइन समन्वय कैसे हो सकता है, इसका भी हमने मॉड्यूल बनाया है। और ये 5 अलग अलग मॉड्यूल का डिस्ट्रिक्ट तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि राज्य स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिसंबर को सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हमने समाप्त कर दिए गए और 40% डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम हो चुका है। नार्कोटिक्स के फोरेंसिक के लिए भी NCB और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच में हमने एक समझौता किया है और नार्कोटिक्स की रीजनल लैब हम लगभग देश में 6 भारत सरकार बना रही है, जिससे सैंपल के टेस्टिंग के अंदर देरी नहीं होगी, किसी के बेल होने का संभावना को मिनिमम कर दिया जाए, इस प्रकार की व्यवस्था आज हमने करी है। और उसमें डेट के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं होगी, क्वांटिटी के हिसाब से प्रायोरिटी होगी, जिससे संजीदगी वाले केस जो है, बड़ी मात्रा वाले केस है, उसके अपराधियों को बेल न मिल पाए। और मान्यवर, ये इससे काफी लोगों को तकलीफ पड़ेगा, मुझे मालूम है, मगर हम चाहते ही है कि उनको तकलीफ पड़े, इसलिए व्यवस्थाओं को मान्यवर किया है। जहां तक नशा मुक्त भारत का अभियान है, मान्यवर, मैं आपको कुछ चीजें सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि न्याय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को ये अभियान को हमने लॉन्च कर दिया गया है और 372 जिले जो मैंने कहा मैपिंग किए हुए हैं, वो सभी 372 जिलों में लगभग हमने इसको नीचे तक, तहसीलों तक पहुंचाने की शुरुआत की है। इसके तहत लगभग 2.7 लाख से ज्यादा शैक्षिक संस्थाओं में 14 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने नशा मुक्ति का शपथ लेने का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से मान्यवर किया है। 8000 से ज्यादा मास्टर स्वयंसेवकों की पहचान कर दी गई है, जो मिनिमम मानदेय लेकर अपना ये काम करते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी इसकी प्रसिद्धि करते हैं। नशा मुक्ति की राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ के माध्यम से लगभग 1 लाख शैक्षिक संस्थाओं को और इसके माध्यम से और युवाओं को इसके साथ जोड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो ऑनलाइन सफलता होगी। FCRA का जिक्र कर रहे थे, इसमें ढेर सारे NGO भी जुड़े हैं, मगर ये NGO ऐसे हैं जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ NGO ऐसे होते हैं जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती। FCRA के कानून का जो पालन नहीं करेगा
उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। आज भी पीएम केयर्स फंड की तफ्तीश होगी। पीएम केयर्स फंड की माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इस मिशन के अंदर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है, उनको एफसीआरए के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अंदर देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए एफसीआरए का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो कानूनन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सख्त कार्रवाई